हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो यूपीएससी के टेस्ट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 2, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। और इस टेस्ट को पूरा करेंगे। इसके पहले भी एक टेस्ट करवा उठा है, जिसके पार्ट और पार्ट 2 में डिवाइड है। तो उस टेस्ट को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरा टेस्ट करते हैं। तो दूसरा टेस्ट है जो जिसमें पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो क्या है, तो देखिए, पहला इसमें है, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इसका उद्देश्य देश में पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान फैलाना तथा महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना था। इसने सती प्रथा की निंदा की, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में सती प्रथा के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। कोट दिए गए, एक, एक दो तीन, एक दो तीन। इसमें जो सही है वो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। ठीक है। बाकी पढ़ाई होगा आपने, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से स्थापना की थी। और ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की निंदा किया था। सती प्रथा का भी निंदा इसमें की गई थी। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जेम्स मिल, नथानिएल ब्रैसी हालेहेड, थॉमस बम्बिंगटन, मैकाले, उपरोक्त में से कितने लोगों ने ज्ञानार्जन की प्राच्यवादी दृष्टि का विरोध किया था। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं। तो किसने किया था। देखिए इसमें केवल दो लोगों ने किया था। पहला पहला जो है जेम्स मिल जो है, उन्होंने किया था। और और ये भारत को एक सभ्य देश के रूप में देखना चाहते थे। इसमें ज्ञानार्जन प्रचलित शिक्षा का दृष्टि विरोध किया था। तो देखिए इसमें ये नहीं है, बाकी ये हैं, दूसरे हैं। क्या नाम है, नथानिएल हैबी हेडलिश, ये दोनों हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों ने किसकी याचिका को स्वीकार किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अम, की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया। तो किसने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा भाई फुले ने। तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रचारक हैं भाई ये। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 10% हिस्सा है। उपग्रह निर्माण और संचालन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमत है। प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण में 49% से अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें ये बताना है। देखिए पहला तो गलत है, क्योंकि इसमें भारत में जो है, भारत में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था केवल 2 से 3% है, ना कि 10% है। और ये है दूसरा भी गलत है, क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र की नई एफडीआई नीति के तहत सैटेलाइट विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादन और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए स्वचालित मार्ग के लिए 74% जो है वह एफडीआई की अनुमति है। 74%, ना कि 100%। और तीसरा क्या है, तीसरा सही है, क्योंकि इसमें लॉन्च वाहनों को संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों और स्पेसपोर्ट के लिए निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक की एफडीआई की अनुमति है। 49% से अधिक एफडीआई के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो केवल एक सही है, इसमें गलत पूछ रहा है तो पहला और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, श्री नारायण गुरु ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिराव फुले ने। तो देखिए ये कहा था ज्योतिराव फुले ने। तो उन्होंने उच्च जातियों का उनकी भूमि और सत्ता का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में भूमि स्वदेशी लोगों तथा तथाकथित निम्न जातियों की थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट होना चाहिए। आंदोलन और संबंधित संस्थापकों के युग्मों के विचार कीजिए। सतनामी आंदोलन घसीदास संस्थापक थे, या मतुआ संप्रदाय हरिदास ठाकुर, आत्मसम्मान आंदोलन श्री नारायण गुरु। कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। केवल एक, एक दो, दो तीन, एक तीन।
पहला तो सही है, सनतनी जो था, ये मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना घसीदास ने किया था। उन्होंने चर्मकारों के बीच काम किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। दूसरा भी सही है, ये मतुआ संप्रदाय जो है, ये पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर का मतुआ संप्रदाय चांडाल काश्तकारों के बीच काम करता था और हरिदास ने जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर सवाल उठाए थे। और इसमें तीसरा जो है गलत है, क्योंकि ई.वी. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन को किया था, ना कि श्री नारायण ने, ई.वी. रामास्वामी ने किया था। तो गलत है, इसका मतलब गलत ही पूछ रहा है, केवल 3 गलत है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तत्व। संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों में संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुना और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। कौन सा कथन इसमें सही है? केवल 1-3-2 या 2-3 या 1-2-3? तो देखिए, इसमें पहला गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं चुने गए थे, ये तो आपको पता ही है। और ठीक है, बाकी प्रांतीय विधान मंडलों ने संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुना था, ये सही है। 1945-46 की बात है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो ये भी सही है, क्योंकि लीग ने पाकिस्तान और एक अलग संविधान की मांग की थी, जोर देते हुए संविधान सभा का बहिष्कार इन्होंने किया था। तो हो जाएगा, इसमें सही पूछ रहा है, तो 2 एंड 3 इज राइट आंसर। 8वां है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। सभी को पता होगा, ये बच्चे बच्चे को पता है। ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। तो कालानुक्रम में लगाना है। तो पहले कौन सा हुआ था आपको पता है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए, चंपारण तो 1917 में हुआ था, ठीक है, दिसंबर। और ठीक है, और खेड़ा कब हुआ था? 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। और कौन सा है? और ये अहमदाबाद मेल हड़ताल कब हुआ था? एक मिनट। तो ये भी तो 1918 में हुआ था, लेकिन बाद में हुआ था। कब डेट बताइएगा आप। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, पहले देखिए, पहले एक चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद मेल हड़ताल, ये भी हुआ था इससे पहले, और फिर हुआ था खेड़ा। तो 3-2-1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अहमदाबाद मेल हड़ताल जो था, जिसे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, गुजरात के खेड़ा में। और फिर गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन था, ये पहला खेड़ा वाला। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, ये तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के 7 दिन बाद शुरू हुआ था खेड़ा के। ठीक है, तो ठीक है, 10वां है, वे एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में अपनी इतिहास को 3 कालों हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में विभाजित किया था। उनके अनुसार यूरोपीय सभ्यता की तुलना में सभी एशियाई सभ्यताएं निम्न स्तर पर थी। उपरोक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का सही वर्णन किया गया? जेम्स मिल का, एडम स्मिथ का, जॉन मेनार्ड स्कीन का, या डेविड रिकॉर्डो का? तो देखिए, इसमें ये बात की गई है जेम्स मिल की। निश्चय गिरा हुआ। उनका मानना था कि रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें कलकत्ता में लगभग 150 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिदृश्य से घिरा बना स्कूल स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने उसे शांति के निवास के रूप में देखा, जहां प्रकृति के साथ सद्भाव में रहकर बच्चे अपनी प्राकृतिक रचनात्मक विकसित कर रहे थे। उपर्युक्त में से निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ईश्वरचंद विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर? देखिए, ये कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। कालानुक्रम में लगाना है, बताइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और वेबल आया था 1945 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में। तो हो जाएगा 42, 43, 42, 45, 46, मतलब 3-1-2, 3-3-2-1 होगा।
देखिए 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के बातचीत के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में। उसके बाद हालांकि चर्चा तक विफल हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि ध्रुवी के खिलाफ ब्रिटेन की सहायता से पहले वायसरायों द्वारा एक भारतीय रक्षा सदस्य की नियुक्ति की जानी चाहिए। 1945 में लेबर पार्टी सरकार में सत्ता आई और भारत की आज़ादी के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत इसे लॉर्ड वेबल कांग्रेस की लीग की बातचीत की श्रृंखला के लिए किया गया। तो ये 1945 में हुआ था। और फिर 1946 शुरुआत में प्रांतीय चुनाव आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस श्रेणी में विभाजित हो गई। इस विविध लीग ने मुसलमानों की निर्धारित सीटों पर महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। इस नतीजे से राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रकाष्ठा मतलब काफी चिन्हित हुई। इस बार 1946 के दौरान कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में अगर आया था तो हो जाएगा आपका 3-1-2 इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। तो हो जाए 13 का क्या है, सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इस संधि प्रणाली में शामिल होने वाले भारतीय शासक की सेना में कम से कम 50% यूरोपीय सैनिक होने चाहिए। भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में तैनात कंपनी की सहायता सेनाओं के भरण पोषण के लिए भुगतान करना पड़ता है। कौन सा कथन इसमें सही है 13वें का? देखिए इसमें पहला गलत है, क्योंकि अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उसे अपनी सेना को भंग करना पड़ता था और कंपनी को भुगतान के बदले शासक की रक्षा करनी थी। तो ये गलत हो गया। और दूसरा सही है, क्योंकि भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में तैनात कंपनी की सहायता सेनाओं के भरण पोषण भुगतान करना पड़ता था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 है, संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि में हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। प्रारंभिक 15 वर्षों के दौरान सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी। प्रत्येक प्रांत अपने आधिकारिक कामकाज के लिए एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1-3-2 या 1 या 2-3? 14 का देख लीजिए, 2-3 है, एक ऑप्शन। इसमें देखिए पहला गलत है क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी राष्ट्रभाषा की नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि में हिंदी के आधिकारिक भाषा क्रम में मानना और धीरे-धीरे इसे अपनाना था। तो ये क्या थी? देवनागरी लिपि में हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, ऐसा नहीं था। धीरे-धीरे अपनाना था, हिंदी के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना था। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 15 वर्षों के सभी अधिकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी राजभाषा बन जाएगी, ये सही है। प्रत्येक प्रांत अपने आधिकारिक कामकाज के लिए एक क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2-3। ब्रिटिश भारत में स्थानीय भाषा में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम एडम ने कंपनी को बंगाल और बिहार पाठशालाओं के बारे में सूचना दी। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी द्वारा सरकारी पंडितों की नियुक्ति की गई। सभी पाठशालाओं को सरकारी अनुदान के माध्यम से समर्थन दिया गया। कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो तभी, तीन में कोई नहीं। तो देखिए पहला सही है, विलियम एडम ने कंपनी को बंगाल और बिहार पाठशालाओं के बारे में सूचना दी, ये सही है। दूसरा पे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी द्वारा सरकारी पंडितों की नियुक्ति की गई, ये भी सही है। और तीसरा गलत है, क्योंकि सभी पाठशालाओं को सरकारी अनुदान के माध्यम से समर्थन नहीं दिया गया था। केवल उन्हीं पाठशालाओं को सरकारी अनुदान के माध्यम से समर्थन दिया गया था जिन्होंने नए नियमों को स्वीकार किया था। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ओरु जाति और ओरु मातम, ओरु दैवम मनुष्य मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, भगवान। उपरोक्त कथन किस व्यक्तित्व से जुड़ा है? ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर या वीरेंद्र लिंगम पंतुलो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी। 17 है, प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटेन में भारत में सोने का प्रवाह काफी कम हो गया। कंपनी द्वारा बंगाल में एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग भारत में सूती और रेशमी वस्त्र खरीदने तथा भारत में अन्य सहायक खर्चों के लिए किया जाता था। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कथन कारण दोनों सही, मतलब 2 कथन दोनों सही है। दोनों दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, सही बात है, तो पता ही होगा। 18 है, सालबाई की संधि 1782 के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस संधि के तहत विभिन्न मराठा सरदारों को एक संघ में रखा गया, जिसके प्रमुख पेशवा थे। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इसने कंपनी को यमुना नदी के उत्तर के क्षेत्र पर नियंत्रण प्रदान किया। इसने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया, जिसमें अंग्रेजों ने दक्षिण के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया था। तो इसमें जो है दूसरा सही है, इसने प्रथम आंग्ल युद्ध जो है देखिए सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में, इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था।
ठीक है? क्योंकि कई युद्धों में मराठों को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा तथा आगरा और दिल्ली सहित यमुना नदी के उत्तर के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। व्यापक सिद्धांत के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। तो गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। इसके तहत अंग्रेज कुशासन के आधार पर किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे। पंजाब इसी नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तभी तीनों, या कोई नहीं? तो इसमें केवल एक सही है, वो भी पहला। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान व्यापक रूप से उन्हें उपयोग किया गया था। दूसरा गलत है, इसके तहत अंग्रेज कुशासन के आधार पर किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं था। और इसमें क्या था, इस सिद्धांत के तहत यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता था, यानी वह कंपनी के क्षेत्र के हिस्से में आता था। और तीसरा है, पंजाब इस नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य था। नहीं, क्योंकि इसमें जो है पंजाब नहीं था। एक मिनट, हाँ, देखिए, कंपनी द्वारा सबसे पहले कुल सतलज क्षेत्रों संपूर्ण पंजाब को नहीं को हड़पने के सिद्धांत को लागू किया गया था। इसके बाद 1948 में सतारा, इसके बाद राज्यों में 1850 संबलपुर और 1852 में उदयपुर और 53 में नागपुर और 54 में झांसी। तो इस सब को किया गया था और अंततः जो 1849 में जो है पंजाब पर कब्जा किया गया था। तो ठीक है, सतारा था, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली एक। ब्रिटिश भारत के समय मस्केट और मैचलॉफ किस संदर्भ में इस्तेमाल किया होता था? ब्रिटिश सेना में रैंक के लिए, युद्ध की रणनीति के लिए, युद्ध में प्रयुक्त बंदूकों के प्रकार के लिए, निर्यात वस्तुओं के लिए, भंडार खरीद के लिए। तो इसमें हो जाएगा सी सही, युद्ध में प्रयुक्त बंदूकों के प्रकार से है। नेक्स्ट है 21, गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज बी आर अम्बेडकर ने दलित समुदाय पर प्रतिनिधित्व किया था। 1921 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सभी दलों ने सर्वसम्मति से गांधी जी को संपूर्ण भारत राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि चुना। गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के साथ संपन्न हुआ था। कौन सा गलत है 21 का? पहला तो गलत है, पहला सही है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो वो जो है अम्बेडकर जी गए थे दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सही है, गलत पूछा है इसमें। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सभी दलों ने गांधी जी को समर्थन संपूर्ण भारतीय राष्ट्र का एक प्रतिनिधित्व चुना था। तो दूसरा गलत है, क्योंकि 1931 में उत्तरार्ध में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, हालांकि इनके इस दावे से उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। 3 पार्टियों से चुनौती मिली थी, मुस्लिम लीग से, और जो अल्पसंख्यक के हितों के लिए खड़े होने का दावा करती थी, और राजाओं ने जिन्होंने दावा किया कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस की कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो सबका नहीं था, समर्थन नहीं था। और गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के साथ संपन्न हुआ? जी नहीं। तो लंदन में सम्मेलन अनिर्णायक रहे और गांधी जी भारत लौट आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था इसमें। तो दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये है, सेरामपुर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मशीनरियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र से सेरामपुर एक मिशन की स्थापना की। विलियम कैरी ने सेरामपुर मिशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है पहला जो है गलत है। पहला गलत है क्योंकि ये 1813 में जो है मिशनरियों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रित क्षेत्र वाले सेमरामपुर में एक मिशन स्थापित किया, क्योंकि वे ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर एक संस्था स्थापित करने में असमर्थ थे, इसलिए किया था, और इसलिए गलत है। और दूसरा सही है, दूसरा सही है क्योंकि इसमें जो है विलियम कैरी ने, एक प्रतिष्ठित स्कॉटिश मशीनरी ने सैरामपुर मिशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया। अल्पसंख्यक, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय। उपरोक्त में से कितने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पना के हिस्से थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला तो सही है। इसमें देखिए, इसमें दो सही हैं। पहला सही है क्योंकि ये नागरिक के समानता स्वतंत्रता के लिए तो थे ही, और दूसरा जो है
क्या है दूसरा, भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया? नहीं, इसमें कहाँ भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। लोकतांत्रिक शब्द का इसमें यूज नहीं हुआ था। ठीक है। और ये है अल्पसंख्यक दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, ये था। तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे, पहला और दूसरा सही है, मतलब दो दो इसमें से सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यूरोपीय शिक्षा का समर्थन करना, भारतीयों के लिए नैतिक चरित्र में सुधार करना, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा करना। वुड डिस्पैच 1854 को लागू करने के पीछे अंग्रेजों के उपरोक्त में से कितने उद्देश्य थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं? तो इसमें देखिए सभी के सभी उद्देश्य थे अंग्रेजों के। यूरोपीय शिक्षा का समर्थन, भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार करना और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा करना, ये सारी चीजें सही है। ये 1854 के वुड डिस्पैच का उद्देश्य था। 25वां है, भारत के आदिवासी समाज पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि जंगल आदिवासियों की संपत्ति रहेंगे, लेकिन संसाधनों का उपयोग पहले अंग्रेज करेंगे। वन विभाग ने जंगल से लकड़ी काटने के लिए सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांवों की स्थापना की है। और ये है मुंडा विद्रोह ने अंग्रेजों को कानून लाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी, ताकि वन की भूमि को आसानी से राज्य के नियंत्रण में लिया जा सके। जनजातीय समाजों में वह रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित की गई। कौन सा कथन इसमें सही है? तो गलत है पहला, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। देखिए, इसमें जनजातीय समूह का जीवन सीधे तौर पर जंगल से जुड़ा था, इसलिए वन कानून में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और ये घोषणा कर दी कि जंगल राज्य की संपत्ति है और कुछ वनों को आरक्षित वनों के रूप में कर दिया गया था, क्योंकि वे लकड़ी का उत्पादन करते थे जिसे अंग्रेज हासिल करना चाहते थे। तो गलत हो गया। और इसमें पूछ रहा है दूसरा दूसरा वन विभाग ने जंगलों में लकड़ी काटने की सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांवों को स्थापना की, ये भी सही है। और ये सही है। और तीसरा गलत है, क्योंकि मुंडा विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह दमनकारी औपनिवेशिक कानूनों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बिरसा मुंडा की मृत्यु के कारण विफल हो गया। और फिर यह आंदोलन इस मायने महत्वपूर्ण था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को कानून लाने के लिए मजबूर किया, ताकि आदिवासियों की जमीन को दिकुमों द्वारा आसानी से कब्जा न किया जा सके। ये गलत है। और जनजातीय समाजों में रीति रिवाज और संस्कृति ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित की गई थी। तो देखिए, अधिकांश जनजातियों के रीति रिवाज और अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज से बहुत अलग थे। इन समाजों में तीव्र सामाजिक विभाजन भी नहीं थे और जो जनजातीय सामाजिक विशेषता थे, तो ये भी गलत है। तो इसमें केवल बी सही है। दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रीय विचार ब्रिटिश नमक की अवहेलना करना और सविनय अवज्ञा को बढ़ावा देना था। इस मार्च के जवाब में सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया और इसमें महिलाओं ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। कौन सा कथन इसमें सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? तो देखिए, इसमें सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजस्व की मांग बहुत कम हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार के तहत देसी व्यापारियों को किसी साधारण आदमी के कहने पर शिकायत पर कारावास और अपमान का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश सेवा में सभी मूल निवासियों को अपने धर्म और हितों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़ देनी चाहिए। देसी कारीगरों को विशेष रूप से राजाओं, महाराजाओं, अमीरों की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। उपरोक्त में कितनी शिकायतों और उनके समाधान के उपायों का उल्लेख आजमगढ़ उद्घोषणा में किया गया था? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी तीन, चारों? तो देखिए, सभी की सभी घोषणाएं की गई थी, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सभी के सभी, डी। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल ऑफ आर्म्स शब्द का सही वर्णन करता है? तो यह ब्रिटिश सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों की चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घंटी थी और ये एक भंडार कक्ष था जिसमें हथियार रखे जाते थे। तो देखिए, यही था कि इसमें एक भंडार गृह था जिसमें हथियार रखे जाते थे। 29 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश नाम को हस्तांतरित कर दी। भारतीय मामले को संभालने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन सी कथन इसमें से सही है? इसमें केवल दो कथन सही है। देखिए, पहला जो है ये सही है और दूसरा जो है ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, ना कि गवर्नर जनरल बनाया गया था। वायसराय बना था ना इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत ही है। तो सही केवल दो है, पहला और दूसरा। परमहंस मंडली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमहंस मंडली, ठीक है, विषय में जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई और यह सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करती थी। इसमें गलत पूछ रहा है। देखिए, इसमें दो, ना तो पहला गलत है ना दूसरा, मतलब दोनों ही सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी।
और है 31। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, तो इसकी स्थापना हेनरी थॉमस क्रोल क्रुब्रुक नेथेनियल हालहेड और विलियम जोन्स ने की थी। उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रारंभ की थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, एक कोई नहीं। इसमें देखिए तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। 32 है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। वुड डिस्पैच ने यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीयों की प्राच्य शिक्षा की शैली की शिक्षा का समर्थन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बढ़ाने के पक्ष में थे। तो इसमें देखिए पहला तो सही है, वुड डिस्पैच 1854 में आया था, तो पता है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशन मंडल में, ठीक है। और दूसरा जो है दूसरा क्या दिया है, दूसरा देखिए गलत है, क्योंकि उन्होंने जो है उन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बनाया, जिसने न्यायालयों में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा को लागू किया, ठीक है। तो ये गलत है। और ये जो है तीसरा तीसरा सही है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन विज्ञान प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए पक्ष में थे। तो दूसरा तो गलत है और पहला तीसरा सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो कितने सही हैं? तो देखिए इसमें जो है 2 सही है, पहला और तीसरा। 33 है, ये समिति है, अध्यक्ष है। यह है प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। यह मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के एस वरदाचारी थे। ये संघ समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। कितने कथन इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी तीनों? पहला गलत है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। और ये जो है मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति जेबी कृपलानी का है, ये सही है। और तीसरा जो है अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के जो थे, ये थे एच सी मुखर्जी थे। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और संघ शक्ति समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। तो भाई ये भी गलत है, क्योंकि इसके जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल दूसरा सही है इसमें। और पूछ क्या रहा है, कितने सही हैं? तो कितने सही हैं इसमें? केवल एक ही सही है, दूसरा वाला। यह पुस्तकें हैं, लेखक हैं द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ताराबाई शिंदे का है। स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना, ये पंडित रामाबाई का है। सुल्ताना का सपना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन का। कौन से कितने युग में सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें केवल एक सही है, वो पहला गलत है। द हाई कास्ट हिंदू ह्यूमन, ये जो है देखिए ये ताराबाई शिंदे का है ना। ताराबाई शिंदे की बुक नहीं, बल्कि इनकी है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना इनकी पुस्तक है। और दूसरा गलत है, क्योंकि इनका जो बुक है हाई कास्ट हिंदू मैन, मतलब इसका इसमें हो गया है उटपटांग। और इसमें केवल एक है, सुल्ताना का सपना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन का है। नेक्स्ट है 35। ज्योतिबा फूले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उनका मानना था कि निम्न जाति महादेव की मूल निवासी थी। उनकी उस पुस्तक गुलामगिरी ने भारत की निम्न जाति की दुर्दशा को अमेरिकी अश्वेत दासों से जोड़ा। कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, या एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो? देखिए ये दोनों के दोनों कथन सही है। इनके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की बहसों में अल्पसंख्यकों के हित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जारी करने का तर्क दिया था? बेगम एजाज रसूल ने, बी पोकर बहादुर ने, आर बी थुलेकर ने, उपयुक्त सभी ने। तो ये किया था बी पोकर बहादुर ने। और 37, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता। उषा मेहता नहीं थी। उषा मेहता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, वह संविधान सभा की हिस्सा नहीं थी। और सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उन्होंने नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी को राजी किया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो? इसमें देखिए दोनों के दोनों बातें सही हैं। 1920 के दशक में आरंभ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नायडू दांडी मार्च एक महत्वपूर्ण नेता थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1925 के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, तो पता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में।
ये सरदार पटेल हैं और विवरण है। सरदार पटेल जो है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य थे। मौलाना आजाद वहादत दीन के विचार के प्रतिपादक थे। राजगोपालाचारी 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें देखिए 3 युग्म सुमेलित है। पहला सुमेलित है, सरदार पटेल 1946 का अंतरिम सरकार के सदस्य थे। और ये जो है दूसरा भी सही है, वहादत दीन के विचारक प्रतिपादक थे मौलाना आजाद। और तीसरा गलत है, क्योंकि राजगोपालाचारी जो है ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे। सदस्य स्वतंत्रता के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में थे। पटेल 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, 1931 में पटेल ने मतलब अध्यक्षता की थी, ना कि इन्होंने। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, ये सही है। तो इसमें 3 सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। ये खान अब्दुल गफ्फार खां के विषय में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। वह भारत के विभाजन के पक्ष में थे। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो बताइए। देखिए ये जो है ये दूसरा गलत है। बादशाह खान भारत के विभाजन के सख्त विरोधी थे। 1947 विभाजन पर मतलब सहमत होने के लिए अपने कांग्रेस सहयोगियों की इन्होंने आलोचना की थी। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक प्रकाशित की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या राम मनोहर लोहिया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार की सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना उपरोक्त नेताओं में से कितने कांग्रेस के उदारवादी गुट के संबंधित थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों? तो वह थे 3। कौन कौन से? देखिए पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये थे और ये थे। विपिन चंद्र पाल नहीं थे इसमें। ठीक है। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अनीश्वर कुमार दत्त इस प्रकार ये नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी जिसने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की? डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। कब लिखा था? 1901 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। उन पर असहयोग आंदोलन के विद्रोह का आरोप लगाया गया था। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। यह महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से रोकेगा। कथन कारण दोनों मतलब कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इसमें देखिए दोनों कथन सही है, दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या भी करता है। ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। इसका प्रारंभ लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। रानी चेन्नम्मा ने इस नीति के जवाब में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। 47 है, प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण क्यों नहीं किया? कंपनी प्रशासन जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना था। भारत में स्थानीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देने के लिए तैयार थे। कौन सा कथन सही? केवल एक दो, दो तीन, एक तीन, या एक दो तीन? देखिए इसमें तीनों के तीनों कथन बिल्कुल ही सही है। 48 है, बक्सर के युद्ध के प्रभाव के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। बक्सर का युद्ध पूछा। तो प्रशासन की वास्तविक शक्ति नवाब नायब सूबेदार के पास स्थानांतरित हो गई। अवध को तुरंत कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया गया। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गवर्नर था। कितने सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं? ये है केवल 2 सही है। इसमें जो है पहला सही कथन प्रशासन की वास्तविक शक्ति नवाब और सूबेदार के पास स्थानांतरित हो गई थी। और दूसरा जो है दूसरा गलत है इसमें। दूसरा गलत है क्योंकि अवध अवध पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया था। भले ही सुजाउद्दौला की पराजय हुई लेकिन अवध पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया, और बल्कि विदेशी आक्रमण बचने के लिए एक बफर राज्य के रूप में रखा गया था इसको। तो ये गलत है। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर जाने के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गवर्नर था, ये सही है। तो 2 सही है।
टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर साम्राज्य के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम में राज्य की राजधानी थी और उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उसके शासन के दौरान राज्य पर सहायक संधि प्रणाली आरोपित की गई थी। किसने कथन सही है? केवल एक, केवल दो या तभी तीनों, कोई नहीं? तो इसमें जो सही है, केवल एक सही है, वो भी पहला। श्रीरंगपट्टनम राज्य की राजधानी थी, ये सही है। और दूसरा गलत है क्योंकि हैदर अली जो था, हैदर अली ने अपनी सेना में आधुनिक तरीके तैयार करने के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद के लिए आधुनिक तमिलनाडु डिंडीगुल में एक आधुनिक वस्त्रागार की स्थापना की थी। और ठीक है, की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने की थी? क्या पूछ रहा है? टीपू सुल्तान ने नहीं की थी, हैदर अली ने की थी। तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत है क्योंकि उसके शासन के दौरान राज्य की सहायक संधि प्रणाली आरोपित की गई थी। तो नहीं, क्योंकि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर सहायक संधि प्रणाली आरोपित की गई। तो टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल और केवल एक सही है, पहला। लास्ट क्वेश्चन है 50। अगर वीडियो में करेंगे 50 क्वेश्चन और। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। गुमास्त शब्द का सही वर्णन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वदेशी शैक्षिक मामलों को प्रशासन के लिए नियुक्ति भारतीय अधिकारी करते थे। यह यूरोपीय बगान मालिकों को की ओर से किसानों से राजस्व एकत्र करने वाले भारतीय एजेंट या ब्रिटिश भारत सरकार के राजस्व रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक भारतीय लिपिक अधिकारी। भारतीय अधिकारी जिन्हें विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में ब्रिटिश प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए अधिकृत किया गया था। ये हो जाएगा बी सही। गुमास्त मतलब होता है यूरोपीय बागान मालिकों की ओर से किसानों से राजस्व एकत्र करने वाला भारतीय एजेंट। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो चुका है। फिर आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो ठीक है, वीडियो का फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप उसको पूछ भी सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।